नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके लिए मेघदूत का एक श्लोक लेकर के। और श्लोक का नंबर है 5वां। आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं कि जो मेघदूत है उसमें दो मेघ हैं, जिसमें एक पूर्व मेघ और एक उत्तर मेघ। तो देखिए, पूर्व मेघ का ये 5वां श्लोक है। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि जो मेघ आ जाता है तो मेघ को देकर के वह कुछ कहना चाहता है यक्ष। और यहाँ पर यह बताया है कि जो कामार्ता होते हैं, जो काम से पीड़ित होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो प्रकृति से यानी स्वभाव से कृपण होते हैं। अर्थात स्वभाव से वे इस बात को सोच नहीं सकते, विचार नहीं सकते कि कौन सी चीज क्या करने के योग्य है, यानी वे विवेकहीन हो जाते हैं। कुछ जो टीकाकार हैं उन्होंने बताया, प्रकृति कृपण का अर्थ क्या बताया है कि वे विवेकहीन हो जाते हैं। अर्थात कि कौन सी चीज क्या कार्य कर सकती है, क्या कार्य नहीं कर सकती है, इस बात के विषय में जो कामार्थ व्यक्ति होता है, जो काम पीड़ित होता है, अर्थात जो अपनी प्रेयसी या प्रेमिका से दूर होता है, ऐसा व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। अर्थात वह ऐसा विचार करने में समर्थ नहीं होता कि कौन सी चीज संदेश पहुंचा सकती है, कौन सी नहीं। यहां पर जो बात आई वो है क्या आई कि जो मेघ है वह मेघ को देख करके जो यक्ष है वह अपना संदेश अपनी प्रिया यक्षिणी के पास भेजना चाहता है। जो मेघ है उसको देख करके जो यक्ष है वह अपना संदेश अपनी प्रेयसी अर्थात अपनी जो पत्नी है उस पत्नी यक्षिणी के पास भेजना चाहता है। तो जब यक्षिणी के पास वह भेजना चाहता है तो मेघ के माध्यम से भेजना चाहता है। तो जो कवि कालिदास हैं यहाँ पर यह बताते हैं कि जो संदेश है उस संदेश को एक चतुर व्यक्ति ही ले जा सकता है, और उस संदेश को कोई भी अचेतन, जैसे मेघ है वो अचेतन है, वह नहीं समझता, वह नहीं ले जा सकता है। किंतु जो प्रकृति से स्वभाव से जो कृपण होते हैं, जो कामार्ता होते हैं, वे स्वभाव से ही कृपण हो जाते हैं। क्या विचार करने में कि कोई चीज चेतन है अथवा अचेतन है। अब आपके बात समझ में आ गया होगा। इसमें जो कवि बताना चाह रहा है, इस श्लोक के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि जो यक्ष है वह अपना संदेश मेघ के माध्यम से अपनी पत्नी यक्षिणी के पास भेजना चाहता है, किंतु ये जो संदेश होते हैं वह तो एक विवेकशील व्यक्ति ही पहुंचा सकता है। तो इसी बारे में यहाँ पर बताया है। और नीचे वाली जो पंक्ति है वह एक सूक्ति है, और जहाँ पर भी सूक्ति होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पर भी सूक्ति होगी वहाँ अर्थांतन्यास अलंकार होता है। अब देखिए, इसको पढ़ते हैं हम कि धूम ज्योतिः सलिल मरुतानां सन्निपाता क्व मेघः संदेशार्थाः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः औत्सुक्याद परिगणयन् गुह्यकः स्तं ययाचे कामार्था हि प्रकृति कृपणाः चेतना चेतनेषु। क्या बताया, देखिए कि धूम ज्योति सलिल मरुता। धूम कहते हैं धुआं, ज्योति कहते हैं अग्नि, सलिल कहते हैं पानी, और मरुत कहते हैं वायु। तो धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः, सन्निपात कहते हैं विद्यार्थियों कि उनका जो संग्रह है। सन्निपात किसको बोलते हैं? संग्रह। तो क्या कहा है कि उनका जो सन्निपात है, जो समूह है, किसका? धुएं का, ज्योति का अर्थात अग्नि का, पानी का और वायु का जो समूह है, मेघ। मेघ के लिए आया है कि मेघ का निर्माण किससे होता है? धुएं से, अग्नि से, जल से और वायु से। कहाँ? क्या कहा कि धुआं, अग्नि, जल और वायु का समूह मेघ। कहाँ?
और संदेशार्थाः, संदेश के अर्थ। क्या कहा? क्या कहा? संदेशार्थाः, कि संदेश के अर्थ। क्व माने कहाँ, यानी संदेशार्था जो आया है, संदेशार्था किसके लिए आया है कि संदेशार्था क्व, यानी संदेश के जो अर्थ हैं वह कहाँ, कैसे? पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयः, कि पटुकरणैः जो चतुर इंद्रियों वाले होते हैं, जो कुशल होते हैं, कुशल इंद्रियों वाले होते हैं, ऐसे प्राणिभिः, ऐसे प्राणियों के द्वारा प्रापणीयः जो भेजने योग्य हैं, अर्थात जो कुशल इंद्रियों वाले प्राणी होते हैं उनके द्वारा जो भेजने योग्य हैं ऐसे संदेश के अर्थ, अर्थात ऐसे संदेश का विषय कहाँ। तो इसमें क्या बताया कि कहाँ तो मेघ, अब मेघ का वर्णन कर दिया है। कैसा है मेघ? धुआं, ज्योति, सलिल और मरुत, अर्थात धुआं, अग्नि, पानी और वायु का जो समूह है वह मेघ कहाँ, और कहाँ संदेश का अर्थ, अर्थात संदेश का जो विषय है। और कैसा विषय है वो संदेश का विषय? पटुकरणैः प्राणिभिः, पटु कहते हैं कुशल, चतुर, करण, करण कहते हैं इंद्रियों को, यानी जो चतुर इंद्रियों वाले प्राणी होते हैं। क्या बताया कि पटुकरणैः, यानी जो चतुर इंद्रियां होती हैं ऐसे प्राणिभिः, जो प्राणियों के द्वारा भेजने योग्य होता है। तो इसमें दो विपरीत बात कही हैं कि कहाँ तो वह मेघ जो धुआं, अग्नि, पानी और वायु का समूह है, और कहाँ वह संदेश का विषय जो कुशल इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा ले जाने योग्य होता है। तो यहाँ पर क्या विद्यार्थियों, विषम अलंकार होता है। जब कोई दो विपरीत बात कही जाती हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विषम अलंकार होता है। फिर देखिए क्या कहा है, इत्योत्सुक्याद, यहाँ पर संधि हो जाएगी इति प्लस औत्सुक्याद, इस उत्सुकता से अपरिगणयन, अपरिगणयन, परिगणना कहते हैं गिनती को, और अपरिगणयन कहते हैं जिसमें गणना नहीं की गई, जिसमें गिनती नहीं की गई। तो अपरिगणयन गुह्यकः, गुह्यक जो शब्द आया है वह किसका पर्यायवाची है? यक्ष का, कि जो मेघ था, मेघ ने तम, तम माने उससे, किससे? उस यक्ष ने, तम माने उस मेघ से, तम यहाँ आया है मेघ के लिए, कि उस मेघ से ययाचे, याचना की, प्रार्थना की। ययाचे का अर्थ क्या है? याचना की, प्रार्थना की। और फिर देखिए यह जो बात है इसका एक सामान्य बात से समर्थन कर दिया। क्या कर दिया? कामार्ता, कि जो काम से पीड़ित होते हैं, प्रकृति यानी स्वभाव से ही कृपण होते हैं। अब वैसे तो कृपण का जब अर्थ लेंगे तो कृपण का अर्थ क्या होता है? कायर होता है, किंतु यहाँ पर हम इसका अर्थ कायर नहीं लेंगे, यहाँ अर्थ लेंगे। कुछ जो टीकाकार हुए हैं उन्होंने इसका अर्थ दिया है विवेकहीन, यानी वे जो कामार्थ होते हैं, जो काम से पीड़ित होते हैं, वे स्वभाव से ही विवेकहीन होते हैं, अर्थात उनका विवेक समाप्त हो जाता है। किस विषय में? चेतन अचेतनेषु, चेतन और अचेतन के विषय में ऐसे व्यक्तियों का क्या है? विवेक शून्य हो जाता है, यानी सोचने समझने की जो शक्ति है वह समाप्त हो जाती है। अब देखिए एक बार पुनः इसको कर लेते हैं। पहली पंक्ति का अर्थ है कि धूम, ज्योति यानी धुआं, अग्नि, पानी और वायु का समूह मेघ कहाँ, और कहाँ वह संदेश का अर्थ। दूसरी पंक्ति का अर्थ है जो कुशल इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा भेजने योग्य होता है। इस बात पर विचार न करते हुए, यानी उत्सुकता के कारण, उसको उत्सुकता क्या थी कि उसको अपना जो संदेश है अपनी पत्नी यक्षिणी के पास भेजना है। तो इस उत्सुकता के कारण, इस उत्सुकता से अपरिगणयन नहीं गिनते हुए, यानी उसने इस पर विचार ही नहीं किया कि कहाँ तो धुआं का जो समूह है, धुआं आदि का, वह मेघ है, वह
संदेश को नहीं ले जा सकता। और जो संदेश है वह क्या है, कुशल इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा भेजने योग्य है। तो इन दोनों में कितना अंतर है, इस बात का उसने विचार ही नहीं किया यक्ष ने। और विचार नहीं किया तो उसने तम ययाचे गयकः, उस यक्ष ने, ये जो गयक आया है वह यक्ष के लिए आया है, तो गयकः उस यक्ष ने, तम माने उस मेघ से, ययाचे याचना की, प्रार्थना की। अब देखिए फिर क्या कहते हैं, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा, कि जो काम से पीड़ित होते हैं, कामार्थ होते हैं, वे स्वभाव से ही विचारहीन हो जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति उनकी समाप्त हो जाती है। किस विषय में, चेतन अचेतनेषु, यानी चेतन और अचेतन के विषय में उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है। अब देखिए यह इसका अर्थ हो गया। आपको पता है संदर्भ हमको क्या लिखना है, संदर्भ लिखेंगे हम कि प्रस्तुत पद्य या फिर छंद लिख देंगे। प्रस्तुत छंद प्रस्तुत छंद कवि कुलगुरु कालिदास विरचित मेघदूतम गीति काव्य से अवतरित है। फिर इसमें जो प्रसंग आएगा, प्रसंग क्या लिखना है विद्यार्थियों, प्रसंग लिखेंगे हम कि इसमें कवि कालिदास यक्ष द्वारा मेघ से संदेश भेजने की प्रार्थना का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब देखिए व्याख्या मैंने आपको करा दी। जब हम विशेष लिखेंगे तो देखिए विशेष लिखेंगे आप विद्यार्थियों, विशेष लिख करके विवरण चिन्ह लगाएंगे। आप नंबर 1 लिखें, आपको एक पंक्ति में लिखने हैं जिससे अच्छा लगे। आप लिखेंगे इस पद्य में, पद्य ऐसे भी लिख सकते हैं, पद्य में मंदाक्रांता छंद है। ठीक है। दूसरी जो पंक्ति है आप लिखेंगे इस पद्य में विप्रलंब श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस है। अब ये तो कॉमन हो गया। अब चाहे तो आप इसमें यह भी एक लाइन लिख सकते हैं कि इस पद्य में धुएं को, इस पद्य में मेघ को धुआं, अग्नि, जल और वायु 4 तत्व हैं। आप ध्यान रखेंगे इन 4 तत्वों का समूह बताया गया है। ये कई बार पूछा गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस का बना हुआ होता है मेघ, धूम, ज्योति, सलिल और वायु। अब तीसरा जो लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इस पद्य में प्रथम व द्वितीय चरण में विषम अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विषम। क्यों है आपको बताए, विपरीत बात है। तीसरा लिख देंगे इस पद्य में, पद्य देखिए ऐसे भी लिख देते हैं, पद्य में देखो इस पंक्ति को लिख सकते हैं आप, कामार्ता से अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो ये आपके विशेष हो जाएंगे विद्यार्थियों। उसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी।
अब देखिए ये पहला है व्याकरण टिप्पणी, यहां लिख देंगे हम व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए इसमें ये जो है धूम ज्योतिः सलिल मारुताम, तो आपको पता है इसमें द्वंद्व समास है, तो आप लिखेंगे धूमश्च ज्योतिश्च। अब देखिए सलिल और मरुत हैं, वो कैसे हैं, नपुंसक लिंग है विद्यार्थियों, तो आप लिखेंगे सलिलंच मरुतांच। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, आप जानते हैं द्वंद्व। फिर देखिए चेतना चेतनेषु है, चेतना चेतनेषु, ठीक है, कौन सा है, चेतना चेतनेषु, तो आप लिख देंगे इसका हो जाएगा चेतनाश्च अचेतनाश्च। इसमें भी क्या है, चेतन और अचेतन, यहां भी द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आप इसमें और अगर समास देखते हैं तो आप लिख सकते हैं कामार्ताः, कामार्ताः। तो अब इसमें कामार्ता में लिखे देंगे आप कामेन आर्ता, और आप लिख देंगे तृतीया तत्पुरुष। फिर उसके बाद है आप चौथा एक समास लिख सकते हैं विद्यार्थियों, इसमें प्रकृति कृपणाः। आप लिख देंगे प्रकृत्या कृपणाः तृतीया तत्पुरुष, ठीक है। आप इतने ही लिख लीजिए, बाकी इसमें और भी समास हो सकते हैं, फिलहाल में आप इतना ही लिख लें। देखिए इसका स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से ले लें, क्योंकि जो संस्कृत व्याख्या कराऊंगा उसमें मैं इनको नहीं कराऊंगा, व्याकरण टिप्पणियों को नहीं लिखाऊंगा विद्यार्थी। अब देखिए इसके बाद ये तो हो गए आपके समास। अब समास में ही जैसे आगे बढ़ा देता हूं मैं, देखिए जैसे एक है इसमें याचे, तो आप लिख देंगे याच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए ये है इसमें आर्ता, तो आप लिखेंगे आंग उपसर्ग है, री धातु है और त प्रत्यय है, ठीक है।
फिर देखिए प्राणी शब्द है, इसमें होगा प्राण प्लस एनी प्रत्यय। फिर देखिए एक शब्द है इसमें संदेश, आप लिखेंगे सम उपसर्ग देश धातु है प्लस घय प्रत्यय है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे लिखते हैं। देखिए फिर इसमें आप 9 लिखेंगे परिगणयन, अपरिगणयन। तो इसमें क्या है देखिए, नया है तत्पुरुष का प्लस परि उपसर्ग है, गण धातु है, गणी धातु है अण्यंत, प्लस सत्री प्रत्यय है। फिर देखिए एक है इसमें सन्निपातः, तो आप लिखेंगे सम उपसर्ग है सम प्लस नी, पत धातु है और ता प्रत्यय है। सॉरी घय प्रत्यय है इसमें, घय। अब देखिए इसमें अगर संधि विच्छेद करेंगे तो जैसे संदेशार्था है तो आप लिख देंगे संदेश प्लस अर्था, और दीर्घ संधि है इसमें, और आपका जो सूत्र है वह है अकः सवर्णे दीर्घ। फिर देखिए आप यहाँ लिखेंगे इत्यौत्सुक्य, ठीक है, तो आप लिखेंगे इति प्लस औत्सुक्य, आप लिख देंगे यण संधि है और इसका जो सूत्र है वह है विद्यार्थियों एको यणचित्। ऐसे ही आप यहाँ करेंगे प्रकृति कृपणाः, यहाँ विसर्ग हो जाएगा साको चेतन अचेतनेषु, तो चेतन प्लस अचेतन में भी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से इसकी व्याकरण टिप्पणियाँ हो जाएंगी विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद, जय भारत।